हाय एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है मेरा आइट्रेशंस। ठीक है, आइट्रेशंस का मतलब होता है बेसिकली लूप्स। जब हमें कुछ सेट ऑफ वर्क, ठीक है, या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटिटिवली या फिर एक से ज़्यादा बार रन करना होता है तो उन स्टेटमेंट्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरे पास दो टाइप के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक मेरे पास होता है वाइल लूप। हम एक एक करके समझेंगे, फॉर लूप को पहले, उसके बाद वाइल लूप को। लेकिन फॉर लूप समझने से भी पहले हम लूप की बेसिक कंस्ट्रक्ट समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है और किस तरीके से चलता है। ठीक है, देखो ये मेरा एक कोड है मान लो। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, ऊपर कोड चलता हुआ आ रहा होगा। उसके बाद कुछ सेट ऑफ वर्क ऐसे आएंगे जो मुझे बारी बारी चलाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूप को अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आगे इसकी कंडीशन लिख दूँगा। जैसे मान लो इस केस में मैं ये बोलता हूँ कि जो मेरा लूप है वो कौन सा है, फॉर लूप है। ठीक है, ये रहा, तो फॉर लूप लगा दी, आगे कंडीशन लगा दी, और इसके बाद इसके अंदर क्या लिख दी मैंने, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। और फिर मैं बाहर आके बाकी बचा हुआ कोड अपना रन करूँगा। अब होगा क्या, कंपाइलर ऊपर से चलना शुरू करेगा, सब लाइंस को एग्जीक्यूट कराता हुआ आएगा। जैसे ही वो फॉर लूप पे आएगा, वो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन चेक करेगा तो उसके दो रिज़ल्ट निकलेंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, और ना जाके क्या करेगा, बाकी बाहर की लाइंस को एज़ इट इज़ एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन हम ये मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू हो गई। क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब की बार तो ये अंदर आएगा और जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये दोबारा से ऊपर पहुंचेगा कंडीशन में। फिर कंडीशन को चेक करेगा, क्या कंडीशन अब भी ट्रू है? अगर वो अभी भी ट्रू है तो ये फिर से अंदर आ जाएगा, फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर दोबारा ऊपर पहुंचेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन क्या अभी भी ट्रू है। हाँ, अभी भी ट्रू है तो ये फिर अंदर आ जाएगा। अब की बार भी एग्जीक्यूट कराएगा, फिर दोबारा ऊपर पहुंचेगा, क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है। मान लेते हैं इस बार कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बस ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और बाकी बची हुई लाइंस को एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये बेसिक होता है हमारा लूप का। वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक लूप के अंदर की दी हुई कंडीशन ट्रू है। वो बारी बारी ऊपर आएगा, बारी बारी कंडीशन चेक करेगा, जब तक ट्रू है तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले, अब मैं अगर फॉर लूप की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंटेक्स की बात भी कर लेता हूँ कि फॉर लूप लिखा कैसे जाता है। तो देखो, लूप्स को चलाने के लिए ना आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? एक वेरिएबल चाहिए होता है। ऐसे मान लो कि लूप्स को चलाने के लिए आपको एक आदमी चाहिए, और वो आदमी क्या है? वो वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं फॉर लूप की बात करता हूँ। सबसे पहले फॉर के आगे इसका वो वेरिएबल जो इसको चलाएगा। ठीक है जी। उसके आगे इन, किसके अंदर चलाएगा? तो इन किस में हो सकता है भैया? किसी सीक्वेंस के अंदर चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखी जाएंगी? यहाँ पर लिखी जाएंगी स्टेटमेंट्स। ये बात क्लियर हुई? इस बात में कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊँ आपको, ठीक है, चलो सिंटेक्स लिख देता हूँ ऊपर एक बार दोबारा आपके लिए। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो फॉर लूप का ये जो FOR है ये स्मॉल होता है। ठीक है, कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन नाम की। मैं चाहता हूँ कि इसका हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो मैं इसके लिए काम करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ। क्या लूप चलाता हूँ देखना। फॉर वेरिएबल ले रहा हूँ मैं आई। ठीक है, इन किसके अंदर चलाना है मुझे?
तो इस पाइथन स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने लिया पाइथन। ठीक है जी, क्या करूं, मैं प्रिंट कर देता हूं किसको, आई को। ठीक है, होगा क्या कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है पाइथन, ठीक है, फॉर आई इन पाइथन, अब ये जो आई वेरिएबल है ये पाइथन स्ट्रिंग के अंदर चलेगा। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये p को पॉइंट करेगा, यानी बेसिकली इस समय आई के अंदर क्या वैल्यू है, इस समय आई के अंदर वैल्यू पड़ी है p। तो फॉर आई इन पाइथन, आई पाइथन के अंदर गया और क्या प्रिंट कर रहा है, अपनी वैल्यू को, यानी आई को। तो इस समय आई के अंदर क्या पड़ा है, p, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, p। जैसे ही ये लाइन प्रिंट हुई ये दोबारा से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा आई अपनी वैल्यू को 1 से बढ़ा लेगा, यानी आई अब 0th इंडेक्स से बढ़ के 1st इंडेक्स पर आ जाएगा, यानी आई के अंदर अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आई के अंदर अब y आ जाएगा। क्या अभी भी मेरा आई पाइथन के अंदर है, हाँ अभी भी मेरा आई पाइथन के अंदर है, यानी ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर से मैं अंदर आऊँगा और क्या करूँगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दूँगा, देख लो वाई प्रिंट हो गया। अब जैसे ये प्रिंट हुआ फिर से ये आई ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या आई अभी भी पाइथन के अंदर है। जैसे ये ऊपर गया होगा आई बढ़ के एक आगे पहुंच चुका होगा, यानी आई के अंदर अब क्या आ चुका होगा, अब आई के अंदर टी आ चुका होगा। क्या मेरा आई अभी भी पाइथन के अंदर है, हाँ अभी मेरा आई 2nd इंडेक्स पर बैठा है टी को स्टोर करके, और अभी भी वो पाइथन का पार्ट है, यानी कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर आके क्या करेगा, आई को प्रिंट करा देगा, टी प्रिंट हो जाएगा। और बच्चों एक के बाद एक नहीं होगा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि फॉर लूप बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में ही पहुंच जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, अब आई प्रिंट कराने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ 2 से बढ़ के यहाँ पे 3 हो चुकी होगी, यानी एच स्टोर हो चुका होगा आई के अंदर, आई के अंदर एच स्टोर हो चुका होगा। क्या मेरा आई अभी भी पाइथन के अंदर है, हाँ जी अभी भी अंदर है, ट्रू है, हाँ जी ट्रू है। फिर से आई को प्रिंट कर दो, कर दिया प्रिंट। इस तरीके से मेरा ये पूरा कोड चलता रहेगा। आओ एक बार इसको बना के भी देख लेते हैं कि ये कैसे चलेगा। फॉर आई इन पाइथन, है ना, क्या करो, प्रिंट कर दो आई को। अब मैं जब रन करूँगा देखो PYTHO अलग अलग लाइन में लिखा हुआ आ गया। क्लियर है बात। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था फॉर लूप का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चल के कंसेप्ट को बढ़ाते हैं और अब सीखते हैं रेंज फंक्शन। देखो बच्चों रेंज का मतलब क्या होता है, एक लिमिट। भाई रेंज मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। जैसे मान लो हम बाज़ार में शर्ट ख़रीदने गए, हमने बोला दुकानदार से कि भैया एक शर्ट दिखा दो बढ़िया सी, तो वो हमसे क्या बोलता है कि भाई साहब रेंज बताओ, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, दिखा दो यार 1000-1500 तक की दिखा दो। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम हम 1500 रुपये तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। मिनिमम 0 रुपीज़ और मैक्सिमम 1500। इस रेंज फंक्शन का भी काम कुछ ऐसा ही है। ये जो रेंज फंक्शन है इसका काम भी कुछ यही है। ये क्या करता है, आपकी रेंज को सेट करता है। कैसे सेट करता है, इसका सिंटेक्स देखो। सबसे पहले देखो जी, सिंटेक्स किसका, रेंज फंक्शन का। देखो जी, हमने लिखा रेंज, हमने लगाया ब्रैकेट, यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट, हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमने कॉमा लगा के लिखा स्टॉप, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, और यहाँ हमने लिखा स्टेप। अब एक एक करके ना तीनों चीज़ों को समझते हैं। देखो स्टार्ट का मतलब
कहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नहीं दोगे तो वो कंपाइलर अपने आप इसको ज़ीरो मान लेगा, और अगर आप देते हो तो जो आप दोगे उसको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टॉप। अच्छा, कुछ जगह इसको एंड भी बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब कहाँ पर आपकी रेंज ख़त्म हो रही है, ठीक है। ख़त्म कहाँ पर होगी, बाय डिफ़ॉल्ट, और वैसे भी स्टॉप -1। क्या मतलब है अभी सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और स्टेप का मतलब आप कितने का वेरिएशन लेना चाहते हो, कितने स्टेप्स का वेरिएशन लेना चाहते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है। अब ये समझते हैं स्टॉप वाली बात क्या थी। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को रेंज चाहिए अपनी 0 से, या 0 चलो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, इसको हटा के मैं 1 कर देता हूँ, 1 से 10 तक की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मेरा स्टॉप -1 तक। 6, 7, 8 और 9, ठीक है। पहली बात तो ये, कहाँ तक गया, स्टॉप -1 तक, यानी 9 तक गया। दूसरी चीज़, रेंज हमेशा लिस्ट में आपकी वैल्यूज़ को चलाएगा, ठीक है जी। लिस्ट में ये वैल्यू रखता है। रेंज जो होता है उसमें आप जो भी वैल्यू देते हो स्टार्ट स्टॉप की, वो बेसिकली लिस्ट होती है एक, ठीक है। तीसरी बात कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, रेंज ब्रैकेट में सिर्फ मैंने लिखा 10, तो अगर आप रेंज के ब्रैकेट में सिर्फ एक वेरिएबल दे रहे हो या एक नंबर दे रहे हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या है, स्टॉप है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। स्टॉप तो आपको देना ही पड़ेगा। स्टार्ट दो मत दो आपकी चॉइस है, स्टेप दो या मत दो आपकी चॉइस है, लेकिन ये स्टॉप तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अब इस 10 का मतलब क्या है, ये लिस्ट के अंदर 0 से स्टार्ट हुआ है। क्यों, हमने स्टार्ट नहीं दिया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट 0 से स्टार्ट हुआ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चलेगा ये स्टॉप -1 तक ही। स्टॉप अगर मेरा 10 है तो स्टॉप -1 क्या हो गया, 9 हो गया। अब मान लो मैं ऐसे रेंज दे रहा हूँ, 2 मिनट, मैं रेंज दे रहा हूँ, मान लो ये रेंज आपका 0, 35। तो ये पहला किसका हुआ, ये तो स्टार्ट हुआ, नहीं स्टार्ट 0 से करना है। ये क्या हुआ, ये आपका स्टॉप हुआ। और इस बार स्टेप कितने का लेना है, 5-5 का स्टेप लेना है, ठीक है। जैसे याद होगा बचपन में हम सीढ़ी चढ़ते थे ना, तो 2-2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ते थे, तो ऐसे अब स्टेप कितने का लेना है, 5 लेना है, यानी 5-5 छोड़ के लिखना है। तो कैसे करना है, देखो जी, सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ, 0 से। अब 5 का वेरिएशन लिया तो क्या आ गया, 5, फिर आगे 10, 15, 20 और 25, ठीक है। अब अगला क्योंकि 30 होगा, और 30 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो तो स्टॉप है, तो स्टॉप -1 तक चलेगा। तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। तो ये है हमारा बेसिकली रेंज फंक्शन, ठीक है। अब इसको कोड में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान से देखो इस फॉर लूप का सिंटेक्स रेंज फंक्शन के साथ। फॉर, आगे वेरिएबल जिसके थ्रू हम लूप को चलाएंगे, इन, और अब सीक्वेंस की जगह क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला फॉर एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज लेट सपोज 10, क्या करो, प्रिंट कर दो आई को। तो अब क्या होगा, सबसे पहले रेंज आई किस में चलेगा, रेंज 10 तक में। तो रेंज बना लेते हैं पहले, क्या होगी रेंज, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सही बात है, यही होगी रेंज, यही होगी। अब फॉर आई इन रेंज, सबसे पहले आई पहुंचेगा यहां पर। क्या आई इस रेंज का पार्ट है, हाँ,
मेरी रेंज अभी 0 से लेकर 9 तक है और मेरा आई तो अभी सबसे पहले 0 पर ही होगा, बिल्कुल है। तो प्रिंट कर दो आई को, तो आउटपुट में क्या होगा, आई प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू इस समय क्या है 0, तो प्रिंट हो गया मेरा 0। अब जैसे ही मेरा 0 प्रिंट हुआ, सबसे पहले ये जो आई है ये अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा, ये यहाँ से हट के अब आ जाएगा 1 पर। कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। जैसे ही आपकी एक बार सारी स्टेटमेंट अंदर की लिखी हुई प्रोसेस हुई, जैसे ही आपका ऊपर गया दोबारा से, तो आई अपनी वैल्यू को 1 से बढ़ा लेगा और अब फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या अभी भी मेरा आई इस रेंज का पार्ट है, फॉर आई इन रेंज 10। हाँ, मेरा आई तो अभी 1 है और अभी रेंज तो पूरी बच रही है, तो मेरा पार्ट है। तो क्या करो, प्रिंट आई कर दो, लो आई प्रिंट हो गया। जैसे ये 1 प्रिंट हुआ, ये फिर दोबारा से कहाँ गया, ऊपर गया, और अब आई की वैल्यू 1 से हट के कहाँ आ गई, 2 पर आ गई। क्या मेरा आई अभी भी रेंज का पार्ट है? हाँ, मेरा आई तो अभी 2 ही है। तो क्या करो, ट्रू है अगर कंडीशन तो ट्रू है, नीचे आके क्या करो, आई को प्रिंट कराओ, आई में क्या है 2। और कुछ स्टेटमेंट लिखी है नीचे, नहीं लिखी, तो फिर से वापस ऊपर पहुँचो, और जैसे ही ऊपर पहुँचोगे आई की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, एक बढ़ चुकी होगी, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 3। क्या मेरा आई यानी कि मेरा 3 अभी भी इस रेंज का पार्ट है? बिल्कुल है। ट्रू है कंडीशन? हाँ जी है। तो क्या करो, आई को प्रिंट करा दो, आई को प्रिंट कराया और फिर दोबारा से जब ऊपर पहुँचे तो आई की वैल्यू को बढ़ा दिया 1 से, आई की वैल्यू 4 हो गई। क्या मेरा 4 अभी भी इस रेंज का पार्ट है? हाँ, रेंज का पार्ट है, तो 4 को प्रिंट कर दो। ऐसे करके हम 9 तक पहुँच चुके होंगे, है ना। 8 पहले 4 से वैल्यू 5 हुई होगी, फिर 5 से 6 हुई होगी, फिर 6 से 7 हुई होगी, 7 से 8 हुई होगी, अब 8 से 9 हुई होगी, है ना। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 प्रिंट हो चुका होगा। अब मेरा आई जब 9 को प्रिंट करा के ऊपर लौट रहा होगा, तो आई की वैल्यू अब आगे बढ़ जाएगी, इस रेंज से बाहर आ जाएगी। क्या मेरा आई अभी भी इस रेंज के अंदर है? नहीं, मेरा आई तो अब इस रेंज से बाहर आ चुका है, यानी मेरी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा और बस यही मेरा आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको बना के भी देख लेते हैं, आओ। फॉर आई इन रेंज 10, है ना। क्या करो, प्रिंट आई, और इसको रन करके देखते हैं। देखो जी, नीचे आपके सामने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। जो अगली वीडियो हम देखेंगे उसमें हम और ऐसे फॉर लूप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो फॉर लूप को चलाना और रेंज फंक्शन, और फिर रेंज फंक्शन को फॉर लूप के साथ इस्तेमाल करना। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। थैंक यू सो मच।